तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आपका अपठित गद्यांश। ठीक, अपठित गद्यांश में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। हमने आपको कुछ सावधानी बताया था कि किस प्रकार से हम लोग उसको क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक पढ़कर उसको हल करते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि देखिए अपठित गद्यांश जो होता है वो किसी वर्तमान समस्या से संबंधित होता है। अक्सर परीक्षाओं में जो प्रश्न आपसे अपठित गद्यांश का पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है किसी समस्या से संबंधित, जैसे शिक्षा से संबंधित समस्या हो सकता है, या पर्यावरण से संबंधित समस्या हो सकता है, या विज्ञान तकनीक या साइबर क्राइम, मतलब किसी भी घटना का एक 8, 10, 12 लाइन का एक क्या हो सकता है, वर्णन हो सकता है। सबसे पहले गद्यांश को हल करते समय इस बात पे ध्यान देना है कि हम ये देखेंगे कि भाई इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी ये पूरी जो घटना है ये किसके बारे में बता रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो भी उत्तर देंगे हम लोग उसी गद्यांश से देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक, हम आपके मोबाइल में टेलीग्राम पे आपको गद्यांश भेज दिए हैं, देख लीजिए उसको, और यहां भी हम इसको ओपन कर दे रहे हैं। ठीक, तो उससे आप इसको देख लीजिए, रुकिए हम आपको भेज दे रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं हम ग्रुप पे भेज दे रहे हैं, आप ग्रुप पे भी देख सकते हैं और इसके बाद आप यहां भी इसको देख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में क्या रहे, आराम रहे। तो ये हमने आपको भेज दिया। ठीक, तो आज हम लोग 2 गद्यांश पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, पहला गद्यांश आपका ये है, सबके मोबाइल पे चला गया, हो गया, आप अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहां तो है ही। ठीक, तो पहले गद्यांश को हल करने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए सारे लोग, गद्यांश है कि राजभाषा का अर्थ। ठीक, देखिए इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग और इस गद्यांश को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या दे रहा है कि भाई राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। साथ ही राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश के आए शासक के भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के स्वरूप में ही विराजित है। 14 सितंबर, देखिए नीचे दिया हुआ है, नीचे चलते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की धारा 120 के अनुसार क्या किया गया है, आपका संसद प्रदान की गई है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा का प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा गद्यांश का विवरण है। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि अगर गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो पहले क्या करिए कि पूरे गद्यांश को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। पढ़ते वक्त जो काठिन्य शब्द होते हैं उस पर हल्का हल्का आप क्या करिए, एक मार्क कर लीजिए, एक इंडिकेट कर दीजिए कि ये शब्द है जिसकी मीनिंग आपको समझ में ना आ रहा हो। अब उसके बाद क्या करिए, उत्तर को देखिए, प्रश्न को देखिए, और प्रश्न में
जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न का जब उत्तर दीजिए तो जो गद्यांश दिया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में उस गद्यांश से ही उत्तर देने का प्रयास करिए, अलग से अपना उत्तर कुछ मत जोड़िए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा जो गद्यांश है ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, इसका केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु है इसका हिंदी भाषा। पूरे गद्यांश में बात की गई है किसकी? हिंदी भाषा, यानी राजभाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राजभाषा की बात की गई है। यानी यह पूरा का पूरा गद्यांश जो है वो राजभाषा को क्या है? समर्पित है। ठीक, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं और प्रश्न के आधार पर हम लोग उत्तर को ढूंढने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आपके मोबाइल में भी है, हमने ग्रुप पर टेलीग्राम में भेज दिया है। पढ़ा ऐप के नाम से आपका ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी मैंने गद्यांश भेज दिया है ताकि आपको पढ़ने में आराम रहे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? कौन सा व्यवहार नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है भाई क्षेत्र सीमित होता है, बी दिया है सामान्य जन भाषा है, तीसरा है आपका सारे देश की संपर्क भाषा है, जनता की भावात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो आपके गद्यांश से मिल रहा है? पूछ रहा है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? बताइए बताइए। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि राजभाषा का अर्थ राजा या राजभाषा है, वह भाषा जिसमें शासक या शासक का काम होता है। राजभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछ क्या रहा है? यही ना कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कौन सा? सारे देश की संपर्क भाषा। तो यहां पे सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस साल मान्यता प्राप्त हुआ? तो हम लोग अभी पढ़े हैं किसमें प्राप्त हुआ? कब हुआ प्राप्त? 1949 में ही ना। ठीक, 2 हो गया। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, भावनात्मक भाषा, जनभाषा या बोलचाल की भाषा। क्या पूछ रहा है? इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। कौन सा अनुच्छेद? इसमें तो अनुच्छेद दिया ही नहीं है। दिया है 25 में दिया है। इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? ये दोनों प्रश्न में अनुच्छेद दिया नहीं है क्या? क्योंकि अगर अनुच्छेद पूछ रहा है तो भाई अनुच्छेद तो दिया नहीं कि किस अनुच्छेद में किस चीज की बात की गई है। तो ये दोनों ही एक तरीके से क्या है? मिसप्रिंट है। आगे चलते हैं और 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? क्या? भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी, क्या है? क्या होगा? उसमें दिया था, गद्यांश में दिया है। हमने कहा आपका उत्तर आपके गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। आप गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न को हल करिए। बताइए 5वां प्रश्न, भारतीय किस भाषा को, यानी भारत की किस भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है? तो भाषा की अगर बात करें तो राजभाषा के रूप में तो हिंदी ही है और हिंदी की ही बात की गई है। तो यहां पे आपका आंसर हिंदी ही होगा। अब यहां पे दिया गया है
धारा 344 किसे हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा शासकीय कार्य के लिए करने की बात कही गई है? तो किसमें कहा गया है? राष्ट्रपति को। आपके डेटा में लास्ट में जिसका वर्णन किया गया है, लास्ट में बताया गया है ना। इसके बाद 7वां देखते हैं, आजादी के बाद देश में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा स्थित है? कन्नड़, पंजाबी, हिंदी? कौन सा था? हिंदी। ठीक। अब आइए आपका 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां क्या है? भारतवर्ष में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोग देखे हैं कि क्या 14 सितंबर 1949 से क्या किया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। तो अर्थात 14 सितंबर 1949 से ही हम लोग क्या करते हैं? हिंदी दिवस को, यानी 14 सितंबर होगा। और ये आपके गद्यांश में भी क्या किया गया है? दिया गया है। अब गद्यांश के आधार पर ही इस प्रश्न का आप उत्तर अपने से बताइए, सारे लोग बताइए। हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा है? किसका योगदान रहा है? ये आपके डेटा में दिया है, आपके गद्यांश में है। तो यहां पे आपका हो जाएगा कौन सा? महात्मा गांधी। क्योंकि गद्यांश अगर हम पढ़े तो जो लास्ट वाली लाइन है, उस लास्ट वाले लाइन में दिया गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था? बहुत ज्यादा योगदान दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं और उसी गद्यांश से हल करने का प्रयास करते हैं। बेटा पूछ रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है? किसमें है? भारत में, संविधान में, सभी धारा के अंतर्गत, या किसमें है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है? गद्य को पढ़िए, गद्यांश को, और पढ़कर उसका आंसर मुझे बताइए। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है? संविधान में, भारत में, संविधान के 343 में, या सभी धारा के अंतर्गत दिया गया है? गद्यांश में क्या दिया गया है? पूरा पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए, क्या दिया गया है? वेरी गुड। तो यहां पे दिया गया है, इसलिए ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान के धारा 343 में क्या किया गया है? हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है ना। हम कह रहे हैं आपसे कि आपका उत्तर जो होना चाहिए वो आपके गद्यांश से ही होना चाहिए, आपके द्वारा अलग से जोड़ा गया उत्तर नहीं होना चाहिए कि अनुमान के आधार पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक, इसमें आपको क्या करना है? वही उत्तर देना है जो आपके गद्यांश में दिया गया हो। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न देखते हैं भाई कि राजभाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देश की भाषा, नगर की भाषा, विदेशियों की भाषा, राजा या राज्य की भाषा। क्या सेंटेंस है? पूरा पढ़िए। हाँ, राजभाषा का पहले ही लाइन दिया है ना, गद्यांश का सबसे पहला लाइन क्या दिया है? राजा या राज्य की भाषा। तो राजा या राज्य की भाषा ही क्या कहलाता है? आपका राजभाषा है। और आपके इस गद्यांश के पहले लाइन में इसका क्या किया गया है? वर्णन है। आगे चलते हैं और 12वां प्रश्न को देखते हैं। इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्यों बेटा? अब 12वां प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस धारा के अंतर्गत संसद का कार्यकलाप हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है? धारा 210, धारा 120, धारा 343, धारा 344 लिखा गया है। सेंटेंस पढ़िए। यानी धारा 120 के अनुसार संसद का कार्यकलाप जो है हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है, इसका वर्णन भी गद्यांश में किया गया है।
इसमें से कौन सी धारा हिंदी भाषा के लिए अन्वित नहीं है? 100, 120, 210, 343। तो मेरे हिसाब से इसका तो वर्णन है ही, ये भी है ही और ये भी है ही, तो ये तीनों तो भाई सही है। ये आपका जो है वो क्या है? गलत है। तो पूछ रहा है अन्वित नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बस देखिए घबराना नहीं है, आराम से हल करेंगे, इत्मीनान से पूरा हल कर लेंगे। अब क्या है 15वां प्रश्न देखते हैं। राज्य विधान मंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का संविधान की कौन सी धारा करती है? राज्य विधान मंडलों के कार्यकलाप या क्रियाकलाप संबंधी भाषा का संविधान की कौन सी धारा करती है? तो धारा 210 है, धारा 343 है, धारा 44 है, धारा 345 है, क्या है? संविधान की कौन सी धारा करती है? अरे विधान मंडल तो संघ और लोक के लिए किसमें है? 45 में है। 210 में क्या है? सेंटेंस पढ़िए पूरा। तो यानी कौन सा है? 210। तो आपका पूरा 13 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपका क्या था? 15 क्वेश्चन, जिसमें 2 क्वेश्चन आपका गलत था। यानी कुल हम लोगों का 13 क्वेश्चन हम लोग इस गद्यांश से क्या कर लिए? हल कर लिए। तो गद्यांश वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन होता है, इसको प्रैक्टिस से ही आता है। बस आपको कुछ करना है नहीं, आपको पूरे गद्यांश को सही से पढ़ना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना है कि यह पूरा गद्यांश किसके संदर्भ में, यानी किसकी बात कर रहा है, किसके संदर्भ में है या किसकी बात कर रहा है। उसके बाद आप जो भी उत्तर दीजिए वह उत्तर क्या होना चाहिए? आपके गद्यांश से संबंधित होनी चाहिए। ठीक, तो ये वाला आपका पूरा एक गद्यांश हम लोग का क्लियर हो गया। आइए एक गद्यांश और प्रैक्टिस करते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं। इसको पढ़िए एक बार अच्छे से। क्या कह रहा है? आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखारित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं व भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन और इसके साथ साथ भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचानने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए हम घर के वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अब बात किया जाए तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि भाई जो गद्यांश है, ये आपका जो उपयुक्त गद्यांश का सर्व प्रमुख उपयुक्त शीर्षक क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, जन, शिक्षित जन और सामान्य जनता। ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, या ऑप्शन डी दिया हुआ है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम ये नहीं होगा हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम।
उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो हमारे गद्यांश का सबसे उपयुक्त जो होगा वो ये होगा, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम उपयुक्त सबसे ये होगा। दोनों मिलता जुलता है, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम। तो यहां शिक्षा के माध्यम में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, पाठ्यक्रम भी हमारा, यानी हमें माध्यम ही नहीं बदलना है, पाठ्यक्रम भी बदलना है, इसकी भी बात की गई है। क्या कहा गया है? केवल माध्यम की ही बात नहीं कही गई है, पाठ्यक्रम को भी बदलने की बात गद्यांश में कही गई है। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा जो होगा वो ज्यादा सही होगा। कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होगा? पहला वाला। पहला वाला हमारा क्या होगा? ज्यादा राइट है। तो उपयुक्त शीर्षक का सबसे उचित गद्यांश जो होगा वो हमारा ए है, हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, आपका सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, या भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता रहता है। बताइए, गद्यांश में से ढूंढिए और इसको हल करिए। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, ये भी गलत होगा। समसामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो भारतीय मानस का स्पंदन लिखा होगा एवं ध्वनित होता रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो देखिए प्रश्न को देखिए, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। स्पंदन का मतलब क्या होता है? ढूंढिए पट से, खोजिए, देखिए मिला। अरे एक काठिन्य शब्द आया हुआ है, देखिए उसमें हम आपको दिखा रहे हैं काठिन्य शब्द। आइए चलिए हम इसको हल ही करा दे रहे। तीसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था। यहां देखते हैं, शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर के वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद कहा जा सकता है। ठीक, आवश्यकता इस बात की हमारी शिक्षा माध्यम भाषा जिसमें राष्ट्र के हृदय की सूचतम गंभीरता अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी आवश्यकताओं प्रतिनिधित्व कर भारतीय भाषाओं का, भारतीय संस्कृति दर्शन, भारतीय और समाज को सर्वप्रति उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर ही भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, समसामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी चश्मों के भीतर देखने पर अपने घर प्राणी भी पहचान के अजीब अजीब से लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर के वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद कहा जा सकता है। तो हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो। दूसरा प्रश्न था ना, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है। नहीं, भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है। ये होना चाहिए भारतीय मानस के, यही होना चाहिए। दूसरा वाला सही होगा। कौन सा? दूसरा वाला, भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है। इसका दिया गया है ना, तो ये वाला आपका यानी दूसरे का जो बी है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए सी को देखते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो,
पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारों का सन्निवेश हो। बताइए क्या है? डी कौन सा है बताइए? हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें समसामयिक जन संस्कृति का समावेश हो। दिया है? समसामयिक जन संस्कृति का समावेश कहां दिया हो? भारतीय संस्कृति का परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। दिया है? तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संस्कृति या परंपरा का क्या हो? प्रतिनिधित्व हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है? हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा को साथ साथ जुड़ना चाहिए। समसामयिक जीवन प्रवाह से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, अध्ययन साहित्य परंपरा से या भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। बताइए, खोजिए कौन सा है? हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। भारतीय नव्य समाजशास्त्र से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से या सामयिक जीवन प्रवाह से? देख लो एक बार, दिया है क्या सेंटेंस है? पढ़ो, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ो। अच्छा, और भारतीय नव्य समाजशास्त्र का वर्णन नहीं है? नहीं है भारतीय नव्य समाजशास्त्र। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ते क्या हो रहे हैं? बढ़ने का कारण पूछ रहा है ना। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, या विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, या भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, या नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहे हैं। हमें लग रहा है तीसरा वाला है, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे। इसका वर्णन है कहीं किया गया गद्यांश में? नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं, कहीं दिया है वर्णन? क्या है सेंटेंस? पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसके ऊपर से पढ़ो। पूछ रहा है शिक्षित जन, प्रश्न है शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है? यानी शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण क्या है? भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, या विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं? हाँ, अब समझ गए ना, ये वर्णन है ना कि विदेशी चश्मे लगाकर अपने घर के प्राणी भी क्या लगने लगे हैं? अलग लगे हैं। तो ये वाला क्या है? सही होगा, क्योंकि ये अंतर पूछ रहा है। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी बोलचाल की भाषा में शिक्षा है नहीं, दूसरे भाषा को क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है। तो घरवा में जो देखा ला पढ़ लिखले वाला, घरे में जो तनी सा जानकार हो जाला, या तनी पढ़ लिखले वाला, या तनी से समझदार रहला,
या ओके सही टाइम पर रोजगार मिल जाला तो ओकर ऐठन अलगे रहला। देखल ना भाई, तोरे घरे में मान ला दो तरह के लोग हो, एक पढ़ल लिखल व्यक्ति हो, रोजगार परक व्यक्ति हो, और दूसर बेचारा तनिक कम पढ़ल लिखल हो और घर का वो भी पूरा काम खेती बाड़ी करत हो। लेकिन देखबा दोनों जाने जौन पढ़ल लिखल व्यक्ति हो ओकर नजरिया खेतवा वाले में काम करे वाले व्यक्ति के प्रति का रही, अलग रही। ऐसा तो ना वो काम करत ना है, वो काम करत, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन ओकरे प्रति उनकर नजरिया का रही, अलग रही। उनकर का समाज का भी नजरिया अलग रही। वो पढ़ल लिखल वाले के ज्यादा का करिहन, रिस्पॉन्स दिहन, ज्यादा ओके महत्व दिहन, और जौन बेचारा खेती बाड़ी करत है कम पढ़ल लिखल होके उतना महत्व ना दिहन। तो एकरे बदे एकर सबसे ज्यादा कारण का है, यह है कि भाई हमरे मूल बोलचाल के भाषा में पढ़ाई लिखाई होत ना है, तो लोग दूसरे भाषा से का करत हुआ, अंग्रेजी भाषा हमारे शिक्षा पर थोप देवल गला मैकाले के टाइम से ही। तो उमन शिक्षा ग्रहण करके हमने ये सोचल जाला कि अब हमने फॉरेनर ही हो गए जा, विदेशी ही हो गए जा, देसी ना आई जा। तो यहाँ पर आपका जो बी है, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, यह वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आज 2 गद्यांश हम लोग क्या किए, हल किए, और यह आशा करते हैं कि दोनों ही गद्यांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो कल हम लोग 2 गद्यांश और डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से हम लोग कुल 10 गद्यांश क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए।